रात के ठीक 3 बजे थे। जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान के बीचों बीच बसा वो गांव कुलधरा, जहां 200 साल से कोई इंसान नहीं रहता। उस रात 4 लोग उस गांव में दाखिल हुए थे, पर वापस सिर्फ 3 आए। और उन तीनों ने जो बताया वो सुनकर थाने के दरोगा ने भी एफआईआर लिखने से मना कर दिया। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसमें शामिल लोगों के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन वो जगह, वो गांव, वो अभिशाप, सब कुछ असली है। और अगर आप इसे रात को सुन रहे हैं तो अपने पीछे एक बार जरूर देख लीजिए। अक्टूबर 1919। जैसलमेर में सर्दियां दस्तक दे रही थीं। हवाओं में रेत के साथ कुछ और भी मिला हुआ था, एक सड़ंद जो बस कुलधरा की तरफ से आती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के फोक स्टडीज डिपार्टमेंट से 4 रिसर्चर्स आए थे कुलधरा के इतिहास पर एक पेपर लिखने। टीम लीडर था विक्रम, उम्र 30 साल, इतिहास में पीएचडी कर रहा था। उसके साथ थी उसकी जूनियर मेघा, फोटोग्राफर सोमेश और लोकल गाइड भंवर सिंह, जो जैसलमेर का रहने वाला था और कुलधरा के बारे में बचपन से कहानियां सुनता आया था। भंवर ने शुरू से ही मना किया था, साहब दिन में जाओ, देखो, फोटो खींचो, पर रात को वहां रुकना मत। विक्रम ने हंसकर कहा था, भंवर हम रिसर्चर्स हैं, भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते। काश उसने भंवर की बात मान ली होती। शाम 5 बजे वो कुलधरा पहुंचे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा था गेट पर, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। पर उस बोर्ड के पीछे जो था वो किसी भी सुरक्षा से परे था। गांव में दाखिल होते ही सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है। थार की हवा जो बाहर चल रही थी गांव की सीमा पर आकर रुक गई, जैसे हवा भी अंदर जाने से डरती हो। 200 से ज्यादा पत्थर के मकान, सब खंडार, दरवाजे नहीं, खिड़कियां नहीं, बस काले खाली चौखट, जैसे किसी ने आंखें निकाल ली हो और खाली कटोरे छोड़ दिए हों। दीवारों पर उगी सूखी झाड़ियां, ऐसे लग रहा था जैसे गांव ने खुद को प्रकृति को समर्पित कर दिया हो। जमीन पर रेत, पर उस रेत पर कोई पैरों के निशान नहीं थे सिवाय उनके अपने। मेघा ने कहा, विक्रम यहां कुछ अजीब है, बहुत अजीब। विक्रम ने जवाब दिया, अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने कहानियां सुन रखी हैं। पर सोमेश ने अपने कैमरे का तापमान सेंसर देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बाहर का तापमान था 32 डिग्री, गांव के अंदर 19 डिग्री। भंवर ने धीरे से कहा, साहब आज पूर्णिमा है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गांव के बीच में एक बड़े हवेली नुमा मकान को अपना बेस बनाया। सुमेश ने कहा, यहां से सारे मकान दिखते हैं, अच्छा एंगल मिलेगा शूट का। भंवर ने उस हवेली को देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये सालिम सिंह का कचहरी था, जिसकी वजह से ये गांव उजड़ा। विक्रम की आंखें चमकी, परफेक्ट, यहीं रुकेंगे, यहीं से रिसर्च शुरू। भंवर ने बताया, सन 1825 कुलधरा ने पालीवाल ब्राह्मणों के 84 परिवार रहते थे, समृद्ध, शांत, धार्मिक लोग। जैसलमेर रियासत का दीवान सालिम सिंह एक क्रूर, वहशी आदमी था। उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने धमकी दी, लड़की दो वरना पूरे गांव पर लगान 10 गुना कर दूंगा। गांव वालों ने इकट्ठा होकर फैसला किया, न लड़की देंगे न गुलामी करेंगे। और एक रात, पूर्णिमा की रात, 84 परिवार, लगभग 1500 लोग गांव छोड़कर चले गए। एक रात में कोई किसी को दिखा नहीं, कोई कहीं मिला नहीं। जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया, इस जमीन पर अब कोई नहीं बस पाएगा, कभी नहीं। 200 साल हो गए। कई बार लोगों ने बसने की कोशिश की, हर बार कुछ न कुछ हुआ, बीमारी, मौत, पागलपन, कोई टिक नहीं पाया। रात 8 बजे, सूरज ढल चुका था। रेगिस्तान में अंधेरा ऐसे आता है जैसे किसी ने काली चादर फेंक दी हो। टॉर्च और लालटेन के अलावा कोई रोशनी नहीं। चांद अभी तक नहीं निकला था। सुमेश ने अपना कैमरा सेट किया, टाइम लैप्स शूट करने के लिए। मेघा नोट्स लिख रही थी। विक्रम रिकॉर्डर पर भंवर का इंटरव्यू ले रहा था। तभी सुमेश का कैमरा बंद हो गया। बैटरी फुल थी। उसने दोबारा ऑन किया, फिर बंद। तीसरी बार स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए कुछ दिखा, एक चेहरा स्क्रीन पर, जो उनमें से किसी का नहीं था। सुमेश ने चिल्लाकर कैमरा गिरा दिया। क्या हुआ? विक्रम ने पूछा।
सुमेश कांप रहा था। कैमरे में कोई था, कोई अंदर से देख रहा था। विक्रम ने कैमरा उठाया, प्लेबैक देखा, कुछ नहीं था। तेरा वहम है बे। पर सुमेश की आंखें बता रही थीं कि वो झूठ नहीं बोल रहा। रात 10 बजे पूर्णिमा का चांद निकला और जैसे ही चांदनी कुलधरा की दीवारों पर पड़ी, भंवर ने लालटेन ऊंची की और सामने की दीवार को देखा और उसकी चीख गले में अटक गई। दीवार पर एक गीली लकीर बन रही थी, लाल, गहरी लाल, ऊपर से नीचे धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर से ब्लेड चला रहा हो। और उस लाल रंग से एक गंध आ रही थी, लोहे की गंध, खून की गंध। मेघा एक टॉर्च मारी। 4 और दीवारों पर वही लाल लकीरें, और सबसे भयानक बात, वो लकीरें एक पैटर्न बना रही थीं, जैसे उंगलियां, जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। भागो, अभी भागो, भंवर चिल्लाया। चारों बाहर की तरफ दौड़े, पर गांव का रास्ता, वो सीधा रास्ता जिससे वो आए थे, अब सीधा नहीं था। हर गली दूसरी गली में खुल रही थी। हर मोड़ उन्हें वापस उसी हवेली के सामने ला रहा था। 15 मिनट दौड़े, 20 मिनट, हर बार वही हवेली, जैसे गांव ने उन्हें पकड़ लिया हो। मेघा रो रही थी, सोमेश की सांसें उखड़ रही थीं। विक्रम पहली बार डरा हुआ लग रहा था। सिर्फ भंवर की आंखें बंद थीं। वो कुछ बुदबुदा रहा था, एक मंत्र, एक पुरानी प्रार्थना जो उसकी दादी ने सिखाई थी। रुको, सब रुको, भंवर ने कहा। भागने से कुछ नहीं होगा। ये गांव जिंदा है और आज पूर्णिमा है। वो रात जब वो लोग गए थे, पूर्णिमा थी। हर पूर्णिमा को वो वापस आते हैं, अपने गांव में, अपने घरों में। और जो भी बाहर का इंसान यहां मिलता है, उसे वो, भंवर ने वाक्य पूरा नहीं किया, उसे पूरा करने की जरूरत नहीं थी। रात 12 बजे, चांद सीधा सिर पर, और कुलधरा में आवाजें शुरू हुईं। पहले बहुत धीमी, जैसे कोई दूर कहीं गुनगुना रहा हो, फिर थोड़ी तेज, फिर और तेज। बच्चों के रोने की आवाज, औरतों की सिसकियां, बर्तनों की कनक, गायों की घंटियां, ऐसे जैसे गांव में जिंदगी लौट आई हो। पर यह जिंदगी नहीं थी, ये मौत थी जो जिंदगी का नाटक कर रही थी। मेघा ने खिड़की से बाहर देखा और उसके मुंह से चीख भी नहीं निकली। गली में लोग थे, दर्जनों लोग, सफेद कपड़ों में चल रहे थे, पर उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो जमीन से 2 इंच ऊपर तैर रहे थे। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली सफेद सतह, जैसे किसी ने चेहरे की जगह दूध डाल दिया हो। और सबसे खौफनाक बात, वो सब एक ही दिशा में देख रहे थे, हवेली की तरफ, ठीक उस खिड़की की तरफ जहां मेघा खड़ी थी। मेघा गिरी, बेहोश। विक्रम ने उसे पकड़ा। सोमेश कोने में दीवार से चिपक गया। और भंवर ने अपनी जेब से एक पुरानी चमड़े की थैली निकाली। उसमें विभूति थी, सिद्ध विभूति, जो उसके नाना ने, जो खुद एक तांत्रिक थे, बरसों पहले तैयार की थी। भंवर ने विभूति हवेली के चारों कोनों में डाली और एक मंत्र पढ़ा जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। आवाजें रुक गईं, एक पल के लिए सन्नाटा। पर यह सन्नाटा राहत का नहीं था, यह तूफान से पहले का सन्नाटा था। और फिर धड़ाम। हवेली का पिछला दरवाजा, जो था ही नहीं, जहां सिर्फ दीवार थी, वहां अचानक एक दरवाजा बन गया, लकड़ी का, पुराना, सड़ा हुआ। और वो दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उसके पीछे से एक ठंडी हवा आ रही थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों में जाती है। और एक गंध, गीली मिट्टी, सड़ता हुआ मांस और कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। दरवाजे के पीछे से पहले एक हाथ दिखा, लंबा, बहुत लंबा, उंगलियां पत्थर की तरह ग्रे, नाखून काले, हाथ की नसें नीली, जैसे जहर भरा हो। फिर एक कंधा, फिर एक सिर, बाल सफेद, जमीन तक लंबे, उलझे हुए, उनमें रेत और कुछ कीड़े। और चेहरा एक बूढ़े ब्राह्मण का था, पर आंखों की जगह 2 काले गड्ढे, जिनमें से चांदनी की रोशनी भी वापस नहीं आ रही थी। मुंह खुला और उसमें से आवाज नहीं, हवा आ रही थी, बर्फ जैसी हवा। ये ब्रह्म राक्षस था, पालीवाल ब्राह्मणों का सबसे बुजुर्ग, गांव का मुखिया, जिसने श्राप दिया था, जिसकी बेटी के लिए पूरा गांव उजड़ गया। मरने के बाद भी उसकी आत्मा यहीं रुकी, गांव की रखवाली करती, हर बाहरी को भगाती,
या खत्म करती। ब्रह्म राक्षस भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली आत्मा, ब्राह्मण की अतृप्त आत्मा, जिसके पास मंत्रों की शक्ति होती है जिसे सामान्य तांत्रिक भी नहीं रोक सकता। वो विक्रम की तरफ बढ़ा। विक्रम हिल नहीं पा रहा था, उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। ब्रह्म राक्षस ने मुंह खोला और एक आवाज निकली, गहरी, जैसे कुआं बोल रहा हो, तुम भी उसी की तरह हो, आए हो लेने, छीनने, इस मिट्टी को अपवित्र करने। भंवर ने चिल्लाकर कहा, नहीं, हम लेने नहीं आए, हम जानने आए हैं, तुम्हारी कहानी, तुम्हारे दर्द को दुनिया तक पहुंचाने। ब्रह्म राक्षस रुका। एक पल उसकी खाली आंखों के गड्ढों में कुछ चमका। क्या वो आंसू थे? 200 साल, वो बोला, 200 साल से मेरी बेटी की चीख इन दीवारों में गूंजती है। 200 साल से मेरे लोग, मेरे परिवार इस रेत में भटकते हैं। हमें कोई याद नहीं करता, कोई श्राद्ध नहीं करता, कोई मुक्ति नहीं देता। बस आते हैं, फोटो खींचते हैं, हंसते हैं और चले जाते हैं। हमारा दर्द किसी का मनोरंजन है। भंवर के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़े, बाबा, मैं पालीवाल हूँ, मेरे पूर्वज भी इसी गांव से थे। मैं आपको मुक्ति दे सकता हूँ, पर आपको जाने देना होगा इन लोगों को और इस गांव को। ब्रह्म राक्षस ने भंवर को देखा, लंबा देखा, फिर वो कमरे के बीच में आया। तापमान 0 से नीचे गिर गया। दीवारों से खून अब तेजी से बह रहा था। सोमेश के नाक से खून आ रहा था। विक्रम जमीन पर गिर गया। सांस नहीं आ रही थी, जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा हो। भंवर ने विभूति ली, माथे पर लगाई और वो मंत्र पढ़ा जो सिर्फ पालीवाल ब्राह्मणों को आता था। वो मंत्र जो कुलधरा के मंदिर में उकेरा गया था 200 साल पहले जाते वक्त। ओम प्रेत राजाय नमः, ब्रह्म तेजसे शांतिम देही, मुक्तिम देही। ब्रह्म राक्षस चीखा, ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी, जो इस दुनिया की नहीं थी। दीवारों में दरारें पड़ गईं, छत से रेत गिरने लगी और फिर धीरे धीरे वो आकृति पिघलने लगी, जैसे बर्फ पिघलती है, और उसकी जगह एक रोशनी, हल्की, कोमल, और उसमें चेहरे दिखे, दर्जनों चेहरे, मुस्कुराते हुए, रोते हुए, विदा लेते हुए। और फिर सब खत्म। सुबह 5 बजे सूरज की पहली किरण कुलधरा पर पड़ी। चारों बाहर आए, हवेली से, गांव से, कांपते हुए, रोते हुए। पर चारों नहीं, 3। सोमेश बाहर आया, पर सोमेश नहीं रहा था। उसकी आंखें खाली थीं। वो बोलता नहीं था, चलता था पर बेजान, जैसे कठपुतली। जैसलमेर के अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने कहा, कैटाटॉनिक स्टेट, कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। भंवर ने बाद में बताया, ब्रह्म राक्षस गया, पर उसने एक निशानी छोड़ी। सोमेश ने उसे सीधा देखा था, आंखों में आंखें डालकर। ब्रह्म राक्षस की आंखों में जो देखता है वो इस दुनिया का नहीं रहता। शरीर यहाँ रहता है, पर आत्मा वो उस गांव में हमेशा के लिए। सोमेश आज भी जोधपुर के एक अस्पताल में है। कभी कभी रात को वो एक मंत्र बुदबुदाता है, वही मंत्र जो पालीवाल ब्राह्मणों का है, वो मंत्र जो उसने कभी सीखा ही नहीं था। विक्रम ने अपना रिसर्च पेपर कभी पूरा नहीं किया। मेघा ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और भंवर अब भी जैसलमेर में है। हर पूर्णिमा की रात वो अपने घर में बैठकर मंत्र पढ़ता है, कुलधरा की तरफ मुंह करके। कहता है, अभी सब गए नहीं, कुछ अभी भी वहाँ हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अगले बाहर वाले का। कुलधरा आज भी वहाँ है, जैसलमेर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर। ASI की वेबसाइट पर लिस्टेड, गूगल मैप्स पर दिखता है। दिन में टूरिस्ट आते हैं, सेल्फी लेते हैं, हंसते हैं, पर शाम 6 बजे के बाद कोई नहीं रुकता। गाइड मना कर देते हैं, टैक्सी ड्राइवर वापस ले जाते हैं, और अगर आप पूछो क्यों, तो बस इतना कहते हैं, साहब वो गांव सोता नहीं है। और अगर आप कभी जैसलमेर जाएं और आपसे कोई कहे कि रात को कुलधरा चलते हैं, तो बस एक बात याद रखना,
वो गांव 84 परिवारों ने छोड़ा था, पर 84 परिवारों ने उस गांव को नहीं छोड़ा। वो अभी भी वहीं हैं, हर पूर्णिमा, हर रात, हमेशा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप गई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये कहानी उस दोस्त को भेजिए जो कहता है कि उसे डर नहीं लगता। देखते हैं आज रात वो सो पाता है या नहीं। अगली कहानी इससे भी खौफनाक होगी। तब तक अपने पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद कोई देख रहा है।